हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हटके। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। आज कौमी असम्बली में दंगा हो ही गया तहरीक इंसाफ और नून लीग वालों के दरमियान। कहा यह जाता है कि तहरीक इंसाफ के जो लीडर हैं शाह महमूद कुरैशी साहब वो तकरीर कर रहे थे और साथ ही तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने नारे लगाने, वहाँ जो मेंबरान थे उन्होंने नारे लगाने शुरू किए। शाहिद खाकान अब्बासी हुकूमती वज़ीर वहाँ गए और उन्होंने बात करने की कोशिश की। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने टीवी पे देखा। एक दूसरे को हाथापाई शुरू हो गई। किसने किया किसने नहीं किया, दोनों जमातें एक दूसरे को ब्लेम कर रही हैं। तहरीक इंसाफ कह रही है नहीं जी उसने इमरान खान के बारे में नाजेबा अल्फाज कहे थे। नाजेबा क्या होते हैं सर, मतलब काबिल एतराज़? नाज़िबा तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब पीटीआई के एमएनएस को एक नुकसान ये होगा कि अब वो एक जो निजी एयरलाइन है उस पर शायद सफ़र ना कर पाए। ये एक पॉइंट है। अब उन्हें एयर फ्लू हो गया, एयर फ्लू हो जाएगा। ये मुझे लगता है। अच्छा, लेकिन ये हुआ क्या अब दोनों पार्टीज को या एक पार्टी को लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में केस जो है दोनों पार्टियों को लग रहा है, हाँ, मोरलेस खत्म हो गया। तहजीब का बहुत मुजाहरा कर लिया आपने देखा। देखो पहले वॉर ऑफ वर्ड्स थी, अब एक्चुअल वॉर ऑफ नर्ड्स हो गई। अब वो मतलब एक लॉजिकल प्रोग्रेशन भी एक चीज होती है ना। अच्छा, ये पहली दफा नहीं हुआ। अच्छा, इसलिए उनके बीच में ये भी हुआ था। ये पहले मैं और भी अर्ज करूंगा, इससे ज्यादा संगीन ये तो बच्चों का खेल है। ये लॉजिकली ऐसा ही होना था, इसलिए कि अदालत के अंदर जो जंग लड़ी जा रही है, पहले वो अदालत की सीढ़ियों पे आई और फिर उसका ऐवान में जाना एक फितरी अमल है। कहते हैं एस्केलेशन। लिहाजा मुझे दोनों भरे बैठे थे, मौके की तलाश में थे और उसने कहा कि तू आटा गूंदते हुए क्यों हिल रही है, तेरी तो ऐसी तैसी। अच्छा, अब ये जो है पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के हिसाब से एक अच्छी लड़ाई है, तारीखी लड़ाई है, लेकिन इससे 50s में इससे भी बेहतर एक लड़ाई हो चुकी है। ईस्ट पाकिस्तान असम्बली में किसी दिल जले रुकने असम्बली ने, शाहिद अली साहब थे डिप्टी स्पीकर, उनके सर पे गमला मार दिया। पटवारी साहब ना? नहीं, बंगाली थे। अच्छा, तो उनके सर पे गमला मार दिया और वो 2 या 3 दिन बाद जाम हो गए थे। तो वो मेरा ख्याल है सबसे नुकसान यहाँ था। फिर भुट्टो साहब के दौर में जुमलेबाजी फ़िक्रेबाजी तो होती थी, लेकिन एक दिन ऐसा भी हुआ कि किसी बात पे बहुत ही चीखम धाड़ शुरू हो गई और तकरीबन डिसिप्लिन टूट गया। तो बार बार स्पीकर ने कहा हिज़्ब इख्तिलाफ वालों से, वली खान वगैरह, क्या ज़बरदस्त असम्बली थी वो 70 के इलेक्शन की, कि साहब ये करें, सब्र से काम ले लेंगे। ज़ाहिर है सब्र से काम नहीं लिया, तो अल्टीमेटली सार्जेंट एट आर्म्स को हुक्म दिया गया कि जनाब इनका बंदोबस्त करें। तो सार्जेंट एट आर्म्स और उनके मुहाफ़िज़ों ने, जो जय्यत किस्म के अपोजिशन लीडर थे, उनको डंडा डोली किया और जाके कार पार्किंग में फेंक दिया। उसके तो बाद उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इन चीजों। लेकिन जो बाकी दुनिया में होता है उसके वाला कुछ नहीं दुनिया में होता है। मैं बता दूं, आपको बता दूं, 90s में खासतौर पे जो है फारूक लगारी ने जब पार्टी बदली थी और उसके बाद खासा कुछ हुआ, फिर हमने गो मुशर्रफ गो के भी नारे देके सारा कुछ पता है। ये इस तरह के देखो यार, मैं दिखा देता हूँ शरीर, इस तरह के वाकयात थे भाई वो। छोड़ो, हाँ एग्जैक्टली। वो कुछ पार्लियामेंट का मुजाहरा करना है, नहीं प्रॉपर देखना है, तुमने प्रॉपर देखना है। जैसे कि मार कुटाई का हक है ये चीज। देखो सबसे पहले हम शुरू करते हैं पड़ोस से। पड़ोस से शुरू करते हैं। कहाँ से? भारत से। पड़ोसी मुल्क। हाँ, कोई मतलब ऐसा ही चलेगा ना। अच्छा, हम अक्सर भारत का नाम लेने से ऐसे शर्माते जैसे मुन्ने के। सर आजकल बड़े ठप्पे लग रहे हैं ना गद्दारी के, तो मैं थोड़ा मतलब हाथ पैर बचा के काम कर रहा हूँ ना। एनीवे पॉइंट इज बच नहीं सकते। नहीं, ओके। पहले देखिए यार कि इंडिया की लोकसभा में क्या हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि हमने कोई काम किया, आज हमने कुछ नहीं किया, ये जरा चेक तो करें, एक सेकंड चेक करें। देखिए अब बेस्ट पार्ट ये आ रहा है, ये देखो इसके सर के ऊपर बंदे ने उठा के माइक मारा है, ठीक है। और ये देखो कितना लॉन्ग डिस्टेंस शॉट था, वो भी एक्यूरेट। और ये देखो, ये पता नहीं क्या टीवी टाइप चीज कोई उठा के फेंकी माइक्रोफोन। और ये देखो, ये चेक करो, बेचारा बंदा नीचे पे लेटा हुआ, उसको मारे जा रहा है। ये सरदार जी भी आ गए हैं बीच में और ये बेचारे को दोबारा सर पे लगी और एंड 1 2 3 अच्छा नहीं लगी बेचारे को। हाँ, गिरे पे कूटा। तो दिस इज, ये है इंडिया का हाल। देखो कुर्सियां चल रही हैं। अच्छा, अब नाइजीरिया में भी एक बड़ा मजेदार फड्डा हुआ था। तुमने लंबी फ्लाइट, मेरी लंबी फ्लाइट से मैं बस बड़ी अब तो आप खामोश रहे।
नाइजीरिया में एक फटा हुआ था लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। हमारे यहाँ भी होता है ना, मेयर को इख्तियार दो, मेयर को इख्तियार दो। मेयर को इख्तियार नहीं दिया तो देखें नाइजीरिया में हमारे दोस्तों ने, जमहूरी भाइयों ने क्या किया है। ठीक है, ये तो अभी ड्रामा चल रहा है कि मैं मारता हूँ, नहीं मैं मारता हूँ, तू आमने सामने तो तू जानता है मैं कौन हूँ। ठीक है, और फिर पता नहीं कोई ये तो तुम कानों को भी बल्दियाती नहीं बल्दियाती नहीं है सर, ये उनकी यही असेंबली है सर। अब मतलब आप क्यों आप उनको क्रिटिसाइज कर रहे हो। अब ये देखने ये और डराया लेकिन फिर आखिरकार पीछे हट गया, ये आ गया और पता नहीं क्यों इसको जाते जाते हैंड ओवर करके चला जाता है जैसे कोई रिले रेस लग रहा है। और ये इसने हर्डल्स का मुजाहरा, लेकिन ऑन द फ्लोर फ्लैट। तो ये था नाइजीरिया। ठीक है, अब इसमें मजा नहीं आया। अच्छा अब देखो, एक होता है कि आप जाएं, एक तो देखें अगर आप बड़ी थ्रेटनिंग अंदाज में आ रहे हो तो बंदा भी वॉर्न हो जाता है ना यार कि कोई फड्डा करने आए हैं। लेकिन कभी कभी आप आते हैं बड़े प्यार मोहब्बत से और फिर एकदम यू टर्न लेते हैं। ये प्रोफेशनल काम आपको दिखाते हैं। यूक्रेन में क्या हुआ है दिखा भी दें। ये देखें आया गुलदस्ते के साथ। और ये कौन है इसका, सॉरी ये था प्राइम मिनिस्टर आर्सेनी यात्सेन्युक। उसको उठा के भाग गया बेचारा, वो भी खड़ा हुआ है, हिल नहीं रहा। और फिर जाहिर है इसके ऊपर चढ़ गए ये लोग। लेकिन अगेन पटवारियों ने मारना शुरू कर दिया। सब अपनी वजारत पक्की करने के चक्करों में होते हैं सर, आपको पता है। लेकिन फार ईस्ट में मदर ऑफ ऑल फाइट्स तो फार ईस्ट में होती हैं। तो फार ईस्ट में सबसे पहले ताइवान, कोरिया, जापान में मैंने सुना है मामूल की बात। जापान दिखा देते हैं आपको। जापान में आपको पता है कि उनका बड़ा एक पाबंदी होती है ना ऑफ सेंडिंग सोल्जर्स ओवरसीज टू फाइट। तो उसके ऊपर डिबेट हो रही थी और डिबेट होते होते जाहिर है कि थोड़ी जज्बात बुलंद हो गए और यहाँ पर ये फटा शुरू हो गया। ये तो हमारे जैसे ही लग रहा है। ये हमारे जैसे ही है सर। वो पता है अभी अपने कल्चर से बहुत दूर हो गए हैं। ठीक है, अब वो तलवारें निकालना और जूडो कराटे करना, अब अनफॉर्चुनेटली ये क्या कहते हैं अमेरिकन इन्फ्लुएंस है। मैं यही कहने वाला था कि अभी इंतजार करें, अभी जो अमेरिकी पार्लियामेंट में वो तो बड़ा मजेदार होने वाला है। एंड लास्ट बट नेवर लीस्ट ताइवान। एंड ताइवान का तो आपको पता है कि बेस्ट ऑफ होता है। तो ये देखें छलांगे एंड डाउन विद द क्राउड। ये देखो ना, ये चेक करो और प्रॉपर फाइटिंग स्टांस में आया था हमारा भाई। और ये तो कुर्सियों पे चढ़ गए। जैकी चैन लग रहा है। ये जैकी चैन है, हालांकि वो वैसे मेनलैंड चाइनीज हांगकांग का एक ही बात है, कोई बात नहीं। हाँ, और आखिरकार हमारे बरादर मुल्क तुर्की में भी इस तरह के बड़े फड्डे हुए हैं। एक खातून ने अपने आप को हैंड कफ कर दिया स्पीकर चेयर के साथ कि मैं नहीं हटूंगी यहाँ से। बहुत सारी चीजें हमारे आ रही हैं, हमारे आ रही है ना, और या हमारी चीजें वहां जा रही हैं, ये भी हो रहा है। तो तुर्की में क्या हुआ ये देखें इस बंदे को। पिछली जो डिबेट हुई थी इनकी पार्लियामेंट में, हाँ, उसमें जो एर्दोगान को सदारती पावर्स इंक्रीज करने में इसका बेचारे का नाक तोड़ दिया एक ऑपोजिशन एमपी ने। और फिर यहाँ पे टांग पे इसको काटा, मतलब एक्चुअली बाइट किया। तो ये जो दूसरी इसके बाद जो पिक्चर है ना, अगर आप देखें तो उसमें एक टर्किश एमपी ने एक साइन ऊपर रखा हुआ है कि इस पार्लियामेंट में कुत्तों के आने की इजाजत नहीं है। और फिर उसके बाद जो ये एनिमल राइट्स ग्रुप्स हैं वो उनके ऊपर चढ़ गए कि यार ये तो बंदे ने काटा है, आप कुत्तों को क्यों बदनाम कर रहे हो। और मजेदार सबसे बात है कि आपको हमें ये तो पता लग गया है कि नाक किसने तोड़ा है, अभी तक ये नहीं पता कि टांग पे किसी ने काटा कि किसने काटा है। तो ये जो एमपी हैं इन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पूरे पार्लियामेंट की डीएनए टेस्टिंग हो, आप ये पता लगे कि मुझे चक्की किसने काटी। सब कुछ दिखाया है, बस दैट्स ऑल। आपने इसका कोई पॉइंट दिखाया है तो आप क्या हमारे जो मुंतखब अरकान हैं उनको कोई लाइन वाइन देना चाह रहे हैं, तरगीब देना चाह रहे हैं कि अभी कुछ सीखो? मैं कहना चाह रहा हूँ कि काम करो तो सही करो यार, कम से कम किसी चीज में तो नंबर 1 हो जाओ। मैं ये अगर लेजिस्लेशन में और कार्रवाई चलाने में नहीं हो पा रहा है, अटेंडेंस में नहीं हो सकते, पिलडैट की सर्वेज आती रहती हैं यार, ये सबसे ज्यादा लो अटेंडेंस है, तो कम से कम कोई जूडो कराटे ही सीख लो यार। अच्छा, हमारा जो मुब्स बाजवा साहब था उससे मोए थाई सीख लो यार। कल बात सुनो, ये मुझे बताओ, आपके ख्याल में ये चीज आगे बढ़ेगी? कौन सी? ये जो नहीं कल स्पीकर ने बुलाया चैम्बर में, छेड़खानी जो है कल चैम्बर में बुलाया स्पीकर ने, वो कहेगा यार कि क्यों जलील कर। अच्छा डो जी, वही मिट्टी पाओ, ठीक हो जाएगा, मिट्टी पाओ जी। ये यूक्रेन और ये जो उकसा रहे हैं कि यूक्रेन की तरह आप करें या जापान की तरह करें, तो भैया उन्होंने पहले तो तरक्की की, उसके बाद फाइट शाइट शुरू की है ना। हमें ना ढंग से फाइट करनी आई है, ना हम उस तरह तरक्की कर पाए। आपको मजा नहीं आया इस फाइट में? नहीं, मुझे आज की जो फाइट थी ना पार्लियामेंट में, आवाजें नहीं आई होंगी ना आपको जो उन्होंने एक दूसरे नहीं आवाज़ों का मसला नहीं, टिका के कुछ। हाँ, लेकिन ये कि अच्छा है ना हो, और वरना ये है कि
ये तो स्किल्ड लोग हैं ना, ये तो हर दूसरे तीसरे महीने लड़ते रहते हैं, फार ईस्ट वाले और तुर्की वाले, तो उन्हें पता है कि कहाँ कितनी ज़रब लगानी है। हमारे यहाँ बंदे जो है अनाड़ी होने के चक्कर में आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, तो हो सकता है, लिहाजा बेहतर यही है कि आज जितनी फाइट है यहाँ तक रखे, इस ना पड़े। बिल्कुल, ब्रेक ले लें, फिर हम दोनों फाइट करते हैं। चले सही, अब देखिए मैं कुछ लगाता हूँ, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक। और जनाब साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड राहील शरीफ के बारे में कुछ दिनों से मीडिया में बातें चल रही हैं, अखबारों में छप रही हैं कि उन्हें एक बहुत बड़ी अराज़ी जिसकी कोई 90 एकड़ के करीब, वो बेदिया रोड लाहौर के आसपास जो है उन्हें अलॉट की गई है। 50 एकड़ 90 एकड़ और 868 कनाल, जिसके बारे में ये कहा गया कि पहले ये कहा गया कि किसने की किसने नहीं की, बाद में डिफरेंट बातें हुई और ये कहा गया मिलजुल कर दी गई। लेकिन आज ISPR बहरहाल उस पर बोल पड़ा, सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। उन्होंने कहा जनाब ये जो भी डिबेट हो रही है, ये सारी की सारी जो ज़मीन है ये कानून और आइन के मुताबिक उनको दी गई है और ये प्रोसेस है। उस पर उन्होंने कहा कि इस किस्म की बहस जो है पाक फ़ौज को बदनाम करने की कोशिश है और ये बहस जो है रियासती इदारों के दरमियान बदएतमादी पैदा करने और मौजूदा इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने का सबब भी बन सकती है। तो ISPR का स्टेटमेंट सामने आ गया है कि जनाब ये जो है दी गई है और इस बारे में जो भी बहस हो रही है और कंजेक्चर यानी जो मुबालगा आराई है कुछ दिनों से जारी है। तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो अलॉटमेंट्स हैं ये जैसे मैंने कहा कि कानून के मुताबिक होती हैं और उन्होंने ये कहा कि ऐसी बहस से परहेज़ किया जाए। अच्छा, बेहतर ये होता कि ये बयान ही ना आता, इसलिए कि आमतौर पे इस तरह की चीज़ें उठती रहती हैं और वो अपनी मौत आप मर जाती हैं 2-3 दिन बाद। अच्छा, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। अच्छा, अब ये है कि अब जाहिर है कि ISPR का प्रेस रिलीज़ है, अब ये 2-3 दिन और इसकी ज़िंदगी बढ़ गई, इस डिबेट शेल्फ लाइफ बढ़ गई हुआ है। ये दो तरीक़े होते हैं डिबेट को ख़त्म करने के। एक तो ये कि आप इस तरह प्रेस रिलीज़ जारी कर दें और आप कहें कि साहब देखें इस तरह की बातों से परहेज़ करें, इससे इदारों के दरमियान जो है चपका और जो भी है और जो भी है, अगर ये सब लीगल है तो सफाई पेश करने की ज़रूरत नहीं है। जिसको तकलीफ़ होगी वो जाके आपसे पूछे, आपका इस्तेकाक है कि आप उसे बताएं ना बताएं। अगर उसे बहुत ही तकलीफ़ हो रही है तो कोर्ट में जाके कोर्ट मंगा लेगी डॉक्यूमेंट्स और कहेगी कि भाई साहब ये आपकी दरख्वास्त मुस्तरद की जाती है, तो बिल्कुल लीगल है, फ्रेम। दूसरा तरीक़ा ये है कि आप कोई नहीं कह रहा, जो पूरी डिबेट हो रही है कि ये गैर कानूनी अमल है। मैंने अब तक नहीं सुना पिछले 30 दिन। हैरत का इजहार अलबत्ता लोगों ने किया है कि जी ये क्या हो रहा है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि ये सब लीगल है और जाहिर है कि एक प्रोसीजर के तहत हुआ है, हमें यकीन है इस बात का। एक चीज़ होती है कि मिसाल कायम करना, रोल मॉडल, जाहिर है हम उसी में तलाश करते हैं जो रूल्स एंड रेगुलेशन और जायज़ होने के बावजूद भी एक मिसाल कायम करता है। मसलन मोहम्मद अली जिन्ना, जब उनका इंतकाल हुआ तो वो तो तारीख़ में है कि उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे थे, जितने भी थोड़े बहुत थे उन्होंने उनके 3 हिस्से किए। एक सिंध मदरसतुल इस्लाम को दिया, एक ज़ाती जो वरसा थे उनके लिए रखा और हुकूमत पाकिस्तान के को दे दिया, 3 हिस्से कर दिए। मुझे याद आ रहे हैं जनरल गुल हसन, वो भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, 3 महीने के लिए रहे थे। भुट्टो साहब ने उन्हें बरतरफ कर दिया था बाद में। जब उनका इंतकाल हुआ है तो पिंडी क्लब के 2 कमरों उनकी आखिरी ज़िंदगी गुजरी, सिंगल थे। और जब उनका इंतकाल हुआ है तो उनके बैंक अकाउंट में तकरीबन 1,500 रुपये थे। अच्छा, इस्तेहकाक ज़ाहिर है उनका बनता था, लेकिन उन्होंने एक दरवेशी की ज़िंदगी गुजारी। अयूब खान के बारे में आप लाख बातें कि जी आमिर था, सब था, उसने सब किया, जी पहला मार्शल लगाया, सब किया। लेकिन मेरे जो जितना मैंने पढ़ा है, 1 इस्लामाबाद जो पहला घर था ऊंचाई पे है, बिल्कुल, वो अयूब खान का था।
और उसके अलावा अगर कोई अराजी थी रेहाना में या इधर उधर एबटाबाद में जो उनकी आबाई अराजी थी, उसके अलावा अगर कुछ था तो मेरे इल्म में नहीं है। असगर खान को जब यहाँ अलॉटमेंट हुआ सिंध में तो उन्होंने पहले दिन से कहा जनाब ये मुझे ज़मीन अलॉट हुई है। तो आप बजाय इसके कि दूसरी तरफ से आएँ, आप डायरेक्ट कन्फ्रंट करें कि हाँ जी ये हुआ है, और जब हुआ है उसी वक्त बता देते तो ये चेमे गोइयाँ न होती। अब इस तरह के जो ISPR के बयान थे, इसके बाद आप ठीक है बाहर लोग बात नहीं करेंगे लेकिन ड्राइंग रूमों में तो बात होगी, बाजारा में तो बाहर भी बात करेंगे। एंड उसका सबूत मैं देता हूँ कि हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जब ये खबर आई थी, द न्यूज़ में छपी थी, जंग में छपी थी, कहीं और भी मैं शायद छपी थी, मुझे इसका इल्म नहीं है, तो हमने इस पर बात की थी क्या शो पे? नहीं की। हम अब बात कर रहे हैं इस उसके 3-4 रोज बाद जब वैसे ही खबर डेड हो गई थी। एक चीज थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, अभी थोड़ा सा मैं ऑफ टॉपिक जा रहा हूँ, कि एक चीज मतलब थोड़ी सी कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए बंदे में, ठीक है ना। कुछ एंकर आजाद हैं जो मतलब इनके दौर में तो मतलब वो बस सलूट सर, आप एक्सटेंशन ले, आप ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। जैसे ही एक्सटेंशन नहीं ली और जो यू टर्न मारी है ना, इज ऑल्सो, आपको ही पता मैं किसी बात कर रहा हूँ, लोग भी समझ आ जाएगी। इट इज अमेजिंग टू मी। अच्छा, दूसरे मुझे ज़ाती तौर पे कोई मसला नहीं है राहिल शरीफ की जो खिदमात हैं जो उन्होंने किया अपने टेन्योर में, उस हिसाब से जाहिर है कि उन्हें जो भी मिले कम है। लेकिन अब आप ये देखें कि हर चीज़, अब तो वो रिटायर्ड जनरल है ना जी, हर सवाल को कौमी सलामती से ना जोड़ा जाए, जरूरी नहीं है कि मेरी इंटेंशन इस वक्त जो है वही हो जो आप समझ रहे हैं। मैं इसको दर्दमंदी के साथ भी बात कर सकता हूं, तो इसका भी कंसिडरेशन करना चाहिए। अब राहिल शरीफ ने अपने दौर में कई करप्ट अफसर निकाले, खुल्लम खुल्ला निकाले, प्रेस में मीडिया में आया, तो लोगों ने क्या किया, ओहो क्या ये किया कि ओहो पूरी फौज पे ये गड़बड़ है, या उन्होंने अप्रिशिएट किया कि यार अप्रिशिएट किया है, आपने बिल्कुल सही किया है। तो अच्छा, जैसे जनरल कियानी के भाई हैं, उनके बारे में नैब तहकीकात कर रही है, कोई सनसनी खेजी नहीं है भाई, ठीक है अगर इंसाफ अपना कोर्स ले रहा है। अच्छा, ये मैं वो मिसालें दे रहा हूँ जो बदउनवानी की मिसालें थी। जनरल राहिल शरीफ का एक रिकॉर्ड स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट सोल्जर, इज्जत से रिटायर हुए और उसके बाद उन्हें कानूनी तकाज़ों के मुताबिक अलॉट हुई। तो भाई इसको फिर अगर सवाल कोई उठा रहा है तो उठाने दें, वो खुद ही खत्म हो जाएंगे सवाल। लेकिन इतना ऊपर से आने की जरूरत नहीं, जैसे आपने कहा, इतना ऊपर से आने की जरूरत नहीं। एक पॉइंट ये, दिस डिबेट विद इंटेंट ऑफ मलाइनिंग आर्मी, आपने सोच लिया कि ये जो है ना फौज को बदनाम करने की साजिश है, आल्सो हैज द पोटेंशियल कि इस बात की भी हो सकता है कि टू क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग्स बिटवीन स्टेट इंस्टीट्यूशंस। ये लॉजिक नहीं समझ आ रही कि स्टेट इंस्टीट्यूशन से मतलब क्या सिविलियन हुकूमत मुखालिफत कर रही थी, उसके बावजूद अलॉट हुआ, या क्या इस जुमले का मतलब क्या है? प्रोपेगेंडा कैंपेन चला रही है। आई मीन देखिए अब एक नई डिबेट खुल जाएगी, गलतफहमी तो इससे हो रही है। एग्जैक्टली, हमने तो इस इशू को ड्रॉप कर दिया था ना। और अगर 2 सतर की आ जाती ना कि भाई जो भी अलॉटमेंट हुई है वो कानून और आइन के मुताबिक हुई, खत्म बात, बस। आप 1.5 सतर का जाना चाहिए, जरूरत नहीं है, उससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। आई मीन देखिए, और जहां तक लैंड अलॉटमेंट की बात है, अब इस पर डिबेट हो सकती है कि इससे कोई बेहतर रिवॉर्ड सिस्टम आप तजवीज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये ब्रिटिश राज से आ रहा है, ठीक है। याज हैदर साहब की एक बड़ा अच्छा इस पे आर्टिकल आया था, नॉन जनरल कमेंट ऐसा कुछ उसका टाइटल था। तो बेसिकली ब्रिटिश रूल में क्या हुआ था कि एक तो आपने लॉयल्टी बनानी थी, दूसरा के जो इरिगेशन सिस्टम ब्रिटिश ने बनाया था उसकी वजह से बहुत ही जो जमीन थी इट केम अंडर कल्टीवेशन, जो पहले बंजर थी, ठीक है, वो अब एरेबल हो गई, तो उसको भी आपने आबाद करना था, तो ये सिस्टम स्टार्ट हो गया। लेकिन अब जब जमीन हमें थोड़ी सी तंग पड़ रही है, मे बी वी वांट टू रिवाइज दिस सिस्टम, मे बी कोई पेंशन और प्रिविलेजेस और पर्क्स के पैकेज में इसको तब्दील कर दे, इसको फाइनेंशियल बेनिफिट्स में तब्दील कर दो। जरूरी तो नहीं है ना कि अगर उस वक्त से ट्रेडिशन चल रही है तो आप इसको हमेशा ही चलाते हैं। ट्रेडिशन की बात की ना, अभी देखें एक हमारे यहाँ जुडिशरी में भी है कि छुट्टियां होती हैं गर्मियों की, उसका माजी ये है कि क्योंकि प्री पार्टीशन में गोरे जज हुआ करते थे तो वो बहरी जहाज के रास्ते जाते थे और छुट्टियां गुजार के वापस आए, तो ये टाइम था गर्मियों की छुट्टियों का, उस ट्रेडिशन को ये वेरी गुड एग्जांपल। और इतनी आपकी इनकम क्या है गर्मियों की पेंडेंसी इतनी आपकी पेंडेंसी ज्यादा है। मतलब तो ब्रिटिश फौज में 2017 में रिवार्ड सिस्टम क्या है, अमेरिकन फौज में क्या है, एग्जैक्टली
मिडल ईस्ट की फौजों में क्या है, आपके पास मिसालें हैं, आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। हाँ, आई मीन जरूरी नहीं है कि सल्तनत रूम के ज़माने में फौजों को ज़मीन दी जाती थी तो आप 2017 में भी ऐसे, इसके मतलब सोचा जा सकता है। लेकिन एनीवे इतनी हार्श रिस्पांस की मेरी ख्याल जरूरत है। इट हैज बिकम अ डिबेट जब इसको डिबेट की जरूरत ही नहीं थी यार। अगर ये प्रेस रिलीज ना आता तो ये कोई इशू ही नहीं था। तो बॉस अभी हम किसी और चीज पे बात कर रहे होते हैं। ओवर रिएक्ट करना मैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाली नॉमिनेशन पे बात करना चाह रहा था, लेकिन फिर ये आ गई तो हम मजबूर हो गए यार। चलिए बहरहाल क्या कह सकते हैं, एक ब्रेक ही ले सकते हैं, न्यूज़ अपडेट्स ऐसे ही चलेगा, जाते हैं फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक। हम में से हर कोई ये चाहता है कि आदमी को जो उसके दिल में है वही उसकी ज़बान पे होना चाहिए और जो वो वादा करे उसे वो पूरा करे। लेकिन दिल पे हाथ रख के बताइए कि हम में से कितने हैं जो वाकई ये करते हैं। इसलिए जो लोग ये काम करते हैं कि जो दिल में है वही ज़बान पे हो, जो कहें उस पर अमल कर दिखाएं, चूँकि अक़लियत में होते हैं लिहाजा हर किसी को याद रह जाते हैं और लोग उन पे तारीफ़ भी करते हैं, उन पे तनक़ीद भी करते हैं। ऐसा ही एक किरदार आज सोशल मीडिया पे हमने पकड़ा। नदीम उर्फ़ बिल्लू सांड, मशरक़ी उत्तर प्रदेश से इनका ताल्लुक़ है। सुनिए क्या कह रहे हैं वो। नदीम उर्फ बिल्लू सांडा। अच्छा, क्या बनना चाहते थे, क्यों मतलब इतनी हत्या कर रहे थे? मैं इसलिए हत्या कर रहा था, मुझे नाम चाहिए। क्या नाम चाहिए? बस डॉन बनना मुझे पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का। अच्छा। और इसलिए मैं भागा था यहाँ से कस्टडी में से। मुझे 5 मर्डर करने थे इकट्ठे। अच्छा, तो अगर या मैं पैसे मांगता, अगर मुझे कोई पैसे न देता ना तो मैं उसे निपटाता। तो क्या पैसों के लिए मर्डर करते हो? जी। पहले कितने पैसे लिए? 5,95,000 में हज्जी इस्तकार प्रॉपर्टी डीलर मारा था मैंने। अच्छा। फिर 62 फुटा पर क्या नाम है अमजद की हत्या करी थी मैंने। अब किन्हें मारना चाहते थे? अब आजम मिर्ची का और बुरा मुखबर, हसीना का। क्यों है? क्यों मारना चाहते थे? वो मेरे से दुश्मनी करे थे। अच्छा। और 3-4 जने और थे। अच्छा, उधर गई। तो किसको देख के तुम्हें ये सीख मिली कि बड़ा वो बनना? शौक है बचपन से। मेरा बाप बदमाश था, मैं भी बदमाश ही हूँ। अच्छा जी, शौक है मुझे इस चीज़ का, बदमाशी का। देखी थी जिससे जिस खलनायक। खलनायक देखे थी? जी। तो क्या संजय दत्त बनना चाहते हैं? संजीदा दी हूँ जी मैं। 10 अक्टूबर रात के 10 बजे बल्लू तुम्हारी जेल से फरार। अच्छा, जेल से जब तुम भागे तो क्या पहले से कह के भागे थे कि भाई मैं जो है ना अपनी जेल के अंदर अपने क्या नाम है बैरिंग के अंदर 3 दिन पहले कह दिया था मैं ना कस्टडी से भाग जाऊंगा मैं। अच्छा। आज ही, और उसी दिन भाग गया मैं। जिस दिन भागे क्या कह के आए थे अपने आने? वो कह के आया था क्या? मैंने कहा भाग जाऊंगा आज, जेल नहीं आने का। उसी दिन भाग गया मैं। तो अब जैसे अब जेल में ले जाएंगे, कितने दिन रहोगे जेल में? मुश्किल से 6 महीने। 6 महीने बाद फिर हवा भाई। अच्छा, मतलब इन्हें मारना है? लेकिन यहाँ से नहीं, बाहर के मुकदमे मेरे में। अच्छा, जब आज ये इन्होंने पकड़ा तो क्या फायर किस पे किया था तुमने? इंस्पेक्टर साहब पे। क्यों है? क्यों? बस मर्जी थी मेरी। हूँ मुझे पकड़ने के चक्कर में। अच्छा। वो तो इनके नसीब बढ़िया हैं, बच गए। कितना ईमानदार और खानदानी गुंडा है। जो फील किया वो बता रहा है और सुकून के साथ। बिल्लू उर्फ सांड कन्विक्ट हो ना हो, लेकिन मेरे उसका कन्विक्शन जो है उससे मुतासिर हुआ। ठीक है, आइए अब अमेरिका चलते हैं। ओके। ये जो इलेक्शन जी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जीता, कन्विक्शन की बुनियाद पे जीता। बिल्कुल सर। जो उन्होंने वादा किया और जिस वादे पे उन्होंने वोट लिए, अब वो वादे 1 बाय 1 उसी रूह के साथ वो पूरे कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 1 हफ्ते में बहुत सारे वादे पूरे किए हैं, लेकिन जो ताज़ा तरीन उन्होंने वादा किया था वो अभी हाल ही में ABC न्यूज़ को उन्होंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इंतहा पसंद गिरोह हमारे लोगों और दूसरों के सर कलम कर रहे हैं, क्योंकि वो मसीही हैं। दाइश ऐसे काम कर रही जिसे हमने आज तक सुना नहीं है। तो क्या मैं वाटर बोर्डिंग पे भी यकीन नहीं
रख सकता। हम इतना भी नहीं कर सकते। वाटर बोर्डिंग एक अजियत का तरीका है जो ग्वांतानामो में कैदियों पे इस्तेमाल होता था। उनके यहाँ नाक पे उन्हें पट्टी बांध के टप 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 पानी टपकाया जाता था और उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो डूब रहे हैं। और उसके बाद जब वो चाइनीज वाटर टॉर्चर है काफी तेजी से होता था। अच्छा लगता है कि आप डूबने वाले। अच्छा, फिर आगे ट्रंप ने कहा उस इंटरव्यू में कि आग का मुकाबला आग से ही हो सकता है। मैंने अपने खुफिया इदारे के एहलकारों से पूछा है कि क्या तशद्दुद से कोई फ़ायदा होता है। उनका कहना है कि बिल्कुल होता है। ज़रा वीडियो चलाइए। When they're chopping off the heads of our people and other people, when they're chopping off the heads of people because they happen to be a Christian in the Middle East, when ISIS is doing things that nobody has ever heard of since medieval times, would I feel strongly about waterboarding? As far as I'm concerned, we have to fight fire with fire. Now, with that being said, I'm going with General Mattis. I'm going with my secretary because I think Pompeo is going to be phenomenal. I'm going to go with what they say. But I have spoken as recently as 24 hours ago with people at the highest level of intelligence, and I asked them the question, does it work? Does torture work? And the answer was yes, absolutely. ज़ाहिर हर तरफ से रद्द-ए-अमल होना था। रिपब्लिकन तो कुछ और कह रहे हैं। रद्द-ए-अमल हुआ ना, मैं वही उसी पे आ रहा हूँ। ट्रंप की बात है, जो उसने कहा वो कर रहा है। बात इस पे है जिस तरह बिल्लू ने जो कहा वो करके दिखाया। रद्द-ए-अमल ज़ाहिर है हर तरफ से आ रहा है। CIA के साबिक़ सरबराह जो हैं लियोन पेनेटा, उन्होंने कहा है कि अब ऐसे तरीक़े हैं कि मालूमात हासिल करने के लिए तशद्दुद की ज़रूरत नहीं है। अगर दोबारा तशद्दुद की पॉलिसी इख्तियार की गई तो इससे अमेरिका बदनाम होगा मुन्नी की तरह दुनिया में। डार्लिंग डोनाल्ड के लिए सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी के सरबराह जॉन मैकेन जी रिपब्लिकन है, साबिक़ सदारती उम्मीदवार, उन्होंने कहा कि ट्रंप जितने भी हुक्मनामों पे दस्तखत कर दें कानून अपनी जगह मौजूद रहेगा, तशद्दुद की वापसी नहीं होगी। जून 2015 में अमरीकी सेनेट ने आर्मी मैनुअल में तरमीम करके तशद्दुद की ममानियत कर दी है। इसके तहत वाटर बोर्डिंग और दीगर मुतशद्दिद तरीक़े इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा जेम्स मैटिस और CIA के नए सरबराह माइक पॉम्पियो ने बकौल जॉन मैकेन उन्हें यकीन दिलाया है कि वो आर्मी मैनुअल की मुकम्मल पासदारी करेंगे। लेकिन ट्रंप ने अभी अपने इंटरव्यू में कहा कि वज़ीर दिफ़ा और CIA के सरबराह से मेरी बात हो गई है कि इन तरीक़ों को दोबारा रिवाइव करने पे गौर करें। हालांकि वैसे जो CIA की जो प्रीवियस रिपोर्ट्स है उसकी इवेंचुअल कंक्लूजन थी कि जी हम टॉर्चर पर रिलाई नहीं कर सकते। ये भी अच्छा, हालांकि ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर पॉल रायन और सेनेट में जो मेजॉरिटी लीडर हैं मैकोनील, उन्होंने भी ये कहा है कि तशद्दुद गैर कानूनी है और हम इसे कानून बनाने में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन ट्रंप आखिर ट्रंप है, उन्होंने कहा जी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है मैंने बना दिया है, अब ये तो होगा। बिल्कुल यो तो नहीं चलेगी। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ना, इसके बारे में तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब ये बिल्कुल ऑर्डिनेंस नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर कैसे इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर है कि कानून साजी कांग्रेस का काम, एग्जीक्यूटिव ब्रांच उसको उस कानून के पर अमल करने का ऑर्डर दे सकता है। और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऐसे ही होते हैं कि फर्ज करो कि कानून साजी हुई और आपको लगा कि फेडरल एजेंसीज उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच एक डंडा होता है कि जी हमने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का गलत इस्तेमाल हो रहा है। आई थिंक सो, बट अगेन मैं कोई अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट नहीं हूं। एक और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी हुआ कि मैक्सिको जी और अमेरिका के बॉर्डर पे तकरीबन जो 2000 मील का बॉर्डर है उस पर दीवार तामीर होगी 9 से 16 मीटर बुलंद, और इस पे कोई $8 अरब का एस्टीमेट है। लेकिन माहिरीन कहते हैं 25 बिलियन डॉलर तो कहीं नहीं गए। और हूवर डैम में जितना कंक्रीट इस्तेमाल होता है उससे 3 टाइम्स ज्यादा, मतलब द ग्रेट वॉल ऑफ मैक्सिको है ना यार, द ग्रेट वॉल ऑफ मैक्सिको। तो अब जो है ज़ाहिर टेंशन शुरू हो गई है। मैक्सिको के सदर ने 31 जनवरी को कल परसों आना था वाशिंगटन, उनका दौरा मनसूख हो गया। और ट्रंप ने भी कह दिया यार अगर तुम पैसे नहीं देगा, पैसे तो मैं 100% मैक्सिको से लूंगा, और पैसे अगर नहीं देने तो फिर आने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसमें एक और बात भी है, जो कहा वो किया। बिल्कुल, जो कहा वो किया। अच्छा, इससे पहले ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप भी डिसॉल्व कर दी थी, और वो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट थी जो पूरी पैसिफिक नेशंस थी। इससे जो यूएस की जो इत्तेहादी है उनसे उनको सबसे ज्यादा नुकसान है, जैसे जापान एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, वो छोड़ो। अच्छा, अब एक दोबारा जैसे ये वॉल की एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, तो इम्कान है कि ये जो सो कॉल्ड मुस्लिम इमिग्रेशन बैन है
उस पर भी दस्तखत अनकरीब होने वाली है। अच्छा, उसमें किन ममालिक को टारगेट किया गया? ईरान, इराक, लिबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन। इंटरेस्टिंग बात है कि इन 7 ममालिक में से 5 पर इस वक्त यूएस बॉम्बिंग कर रहा है। ठीक है, और लोग कह रहे हैं कि यार तुम एक एक्सचेंज रेट बना लो कि अगर आप हमने 10 बॉम्ब फेंके तो आपके हम 2 बंदे तो रख लेंगे अपने पास, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छा, इसको मुस्लिम बैन कहा जा रहा है, इसके खिलाफ अमेरिका में भी मुजाहरे हुए हैं, एक वो पूरा ट्रेंड चला था नो बैन नो वॉल, लेकिन इसमें अगर आप सीरियन क्रिश्चियन भी हो तो आप फिर भी नहीं आ सकते, ये भी एक गेम है। अच्छा, ये जो आखिरी बात थी ना, पहले आपने बात की थी ना कि मैंने इंटेलिजेंस ऑफिसर से बात की, उन्होंने कहा कि जिस टॉर्चर वर्क्स, तो डोनाल्ड की रिसर्च पर मैं कुर्बान हो जाऊं यार। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, वोटर फ्रॉड। हाँ, आप कितना बड़ा दिल है कि जीत गया इलेक्शन, लेकिन फिर भी कह रहा है कि यार बड़ी फ्रॉड हुई है इस इलेक्शन में, और क्योंकि इसको ये बड़ा चुभ रही है ना बात की पॉपुलर वोट मुझे कम मिला है, तो अब ये कह रहे हैं कि जी अगर ये 3-4 मिलियन इलीगल वोट्स ना होते तो मैं पॉपुलर वोट भी जीत जाता, ठीक है, और बल्ले बल्ले होती। तो एक मीटिंग हुई है, वो रिपोर्ट हुई थी, उसमें उसने यही कहा कि जी मैं जीत जाता। तो डेमोक्रेट्स जो उस मीटिंग में थे उन्होंने कहा कि सर लेकिन इसका क्या सबूत है आपके पास कि वोटर फ्रॉड हुई है? उसने कहा यार मेरा एक दोस्त है, जर्मन है, गोल्फ खेलता हूँ उसके साथ, बर्नार्ड लैंगर, वो गया वोट डालने और वोट की बड़ी लंबी लाइन थी, और उसने देखा कि बड़े मशकूक लोग हैं जी इस लाइन में, और लोग ऐसे हैं जो मुझे नहीं लगते कि वो अमेरिकन है, हाँ कहीं और किसी और मुल्क से आए हैं। तो वो मायूस होकर घर चला गया। उसके बाद जब मीडिया ने इसकी बेटी से बात की जर्मन से, उसने कहा कि जी वो तो जर्मन शहरी है, उसको तो वोट देने का हक ही नहीं है। तो इस बात पर उसने अपनी पूरी पॉलिसी बेस की है, ये सोचो यार। ब्रिलियंट। पिंक फ्लॉयड का कल्ट सॉन्ग नहीं था वॉल, Another brick in the wall. Yes, it will be from, अब जो है ना ब्रेक नहीं होगी, अब होगा another Trump in the wall, और ये अब रहती दुनिया तक ये चलेगा जब ये वॉल बनेगी ना, क्योंकि जाहिर है उसके बाद ये कहेगा मेरी तस्वीरें भी उस पर बना दो। और मैं इस पे ब्रेक लेना चाह रहा हूँ कि एक बार जब मैं कमिटमेंट कर लेता हूँ तो फिर मैं अपनी भी नहीं वैसे पता है एक आखिरी चीज, मैं ख्याल से सबसे हैरानकुन बात ये है ना कि कोई एक्चुअल पॉलिटिशियन है जो अपने वादों पर पूरा उतरता है। That is the most shocking thing for me. पिछले अमेरिकी सुदूर अपने वादों पे पूरे उतरते तो आज ट्रंप व्हाइट हाउस में ना होता। ट्रंप हो चाहे वो सदारती उम्मीदवार हो या वो सदर, ट्रंप है। 12 सिंपल वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। लोड शेडिंग, बिजली का ना होना, बार बार जो भी हुकूमत में आता है वो कहता है कि जी हम बस इस साल लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, हम बार बार ये सुनते रहते हैं, लेकिन फिर भी बिजली का जो बहरान है वो जारी रहता है। लेकिन हमने कहा कि कंप्लेन करना एक जगह है, एक बात है, कुछ सजेशंस ऑफर करते हैं, काफ़ी इनोवेटिव हैं, जो दुनिया में इस्तेमाल की जा रही हैं और बिल्कुल पाकिस्तान में भी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं। एक प्लान बना हुआ है कि जैसे पाकिस्तान में एक मसला है कि बिजली नहीं है और कचरा बहुत ज़्यादा है, तो क्या कचरे से बिजली बनाई जा सकती है? बिल्कुल बनाई जा सकती है। एक इस तरह का जनरेटर इन्वेंट किया गया है आई थिंक वेस्ट में कहीं, वो आपको ज़रा दिखा देते हैं कि उसमें क्या होता है। ये आप देख रहे हैं कि किसी भी किस्म का कचरा लेके उसमें से फिर आप रिसाइकलिंग मटीरियल निकाल दो और इस जनरेटर में आप फीड कर दीजिए। देखें इसकी एक सॉर्ट ऑफ कंपोस्ट टाइप चीज़ बन जाती है। स्टेप 2 में ये आप जनरेटर के अंदर डालते हैं, वहाँ उसकी हीटिंग होती है, हीटिंग से गैस बनती है और वो गैस फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अब ये भी एक बहुत इम्प्लीमेंटेबल चीज़ है और आपको मैं एक और चीज़ दिखाने जाऊँगा जो सिर्फ इम्प्लीमेंटेबल नहीं लेकिन काफ़ी अनबिलीवेबल है। आपने एक एक्शन किया था, अगर वो एक्शन वो आप एक्शन करना चाह रहे हैं, बाद में करना चाह रहे हैं जी, ये है अपॉलॉजीज। लेकिन अब पेशाब से भी बिजली बनाई जा रही है। जी हाँ, आप नहीं अगर मानना चाह रहे तो आप ये खुद देख लें। व्हाट इफ यू कुड यूज यूरिन टू पावर योर सेल फोन। ये देखें, ये पेशाब को डाल रहे हैं और भी यूरिनल बनाया हुआ है अंदर, वहां से ये फीड होता है पीछे इन बैक्टीरियल फ्यूल सेल्स में। अब इनके अंदर बैक्टीरिया है और जब बैक्टीरिया उस पेशाब को कंज्यूम करती है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो एनर्जी इस मशीन में जाती है और ये देखें फ़ोन चार्ज होने लग गया। अब जो एक फ्यूल सेल है वो सिर्फ $1.25 का आता है, मेरे ख्याल को 20-25 फ्यूल सेल लगते हैं। ये रेफ्यूजी कैंप्स अफ्रीका में भी इस्तेमाल किया जा रहा है और यूके में ग्लास्टनबरी फेस्टिवल होता है जहाँ पर एक मॉडल टॉयलेट बनाया गया था, जहाँ पर
आप जाएं, आप अपना काम करें और आपकी जो आपने जो शाम किया उससे ही जो बिजली बनती है वो ही उस बाथरूम की लाइटों को ऑन करती है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात इसमें ये है, कहते हैं डेवोल्यूशन ऑफ पावर। दिस इज डेवोल्यूशन ऑफ पावर सर, दिस इज एम्पावरिंग द पीपल, ठीक है ना। और इसमें क्या है कि 600 मिलीलीटर क्वांटिटी से आप 6 घंटे अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं। 1 मेगावाट बिजली कितने पैसा? और ठीक ठाक काम लगेगा। उसके लिए आपको एक थोड़ा काम करना होगा कि जो हर दीवार है ना उसके ऊपर आपको ये करना होगा कि इस दीवार पर ही पेशाब करें और देखो देखो कुत्ता बिजली बना रहा है। हाँ। ऐसा कुछ आपको इसके अंदर कोई गेम करनी होगी। तो एनीवे थोड़ी इनोवेशन थी, मैंने कहा कि आपको दिखा तो ये अभी मुझे बताएं कि ये अगर हम इस बाथरूम में लगा दें, तजर्बात हो रहे हैं या नहीं सर, ये ऑन है, गेम ऑन है। कहाँ पे? ये मैं अभी आपको बताया यार, सुनते तो हो नहीं यार। नहीं, मैं तो अफ्रीका के रेफ्यूजी कैंप्स में यूज हो रहा है, ग्लास्टनबरी में यूज हो रहा है, मॉडल डेवलप हो गया। आप तजर्बा करना चाह रहे हैं मुबश्शिर साहब? नहीं, आपकी क्यूरियोसिटी देखकर नहीं, मैं घर की ये सोचना चाह रहा हूँ कि अब तो बाथरूम जाने की जरूरत नहीं, बैटरी अपने पास रिसाइकलिंग। दिस इज रिसाइकलिंग। एंड देखें, मतलब ऑल जोक्स असाइड, दिस इज द फ्यूचर, ठीक है। कोल प्लांट्स चाइना में भी अब खत्म हो रहे हैं, सब ऑल्टरनेटिव एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। इससे ज्यादा ऑल्टरनेटिव एनर्जी क्या है यार? ये तो अपनी प्रोडक्शन है ना बॉस, और आप खुद कफील भी हैं, और आप खुद कफील हैं बॉस, आप खुद कफील हैं, अपना ही रॉ मटेरियल, अपनी ही बिजली। हाँ, और सोचो पब्लिक बाथरूम आप इसी बहाने बना दें कि एनर्जी जनरेशन होगी। आप अपने पड़ोसियों को भी कहोगे नहीं नहीं सर आप हमारे और मेरे बाथरूम का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये होगा कि जितने पब्लिक बाथरूम बनाए इस बहाने पब्लिक बाथरूम बन। ये लो और पानी पियो यार, पानी नहीं पी रहे, ये हो रहा होगा। नाजरीन इजाजत दीजिए, हमने बिजली बनानी है और कल दोबारा हाजिर होंगे। आपकी कॉलेज का टाइम है। अल्लाह हाफ़िज़। सीरियसली